वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद। संविधान में हमने इससे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ऐसे विभिन्न विषयों को देख लिया था। आज हम संसद पढ़ेंगे। संसद आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा, टीवी वगैरह में देखते हैं हम। जैसा कि तो संसद क्या है? केंद्र सरकार के अंतर्गत एक विधायी अंग है। ठीक है, एक विधायी अंग है। विधायी अंग जहाँ पे पूरे विधान हमारे बनाए जाते हैं देश के हित में। इसके बारे में जो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद जो दिया हुआ है 79 से 122, ठीक है, यहाँ तक वर्णित है। इसमें क्या किया गया है कि और ये जो संसद है ये हमारे यहाँ ब्रिटेन की संसद से पूर्णतः ली गई है, वहाँ की अवधारणा से ही ली गई है। संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं, वो हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, आप सभी को पता होगा संसद कुछ इस प्रकार से सर्कल में रहता है ना। तो संसद में एक क्या होता है? राष्ट्रपति का ऑफिस होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ठीक है, इस 3 प्रकार के बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है। इसके बारे में ही हमको आपको जानना है। और संसद में 2 सदन है। संसद के अंग अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको बताना है 3 अंग हैं, और सदन पूछता है तो आपको बताना है 2 सदन हैं। ठीक है, 2 सदन कौन कौन से हैं? सदन में 2 आएंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। हमने दोनों चीज़ों को एकदम अलग कर दिया है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात है। तो जो राज्यसभा है, संसद में राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णित है और लोकसभा 81 के अंतर्गत वर्णित है। आपको ये दोनों याद रखना है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो पहले हम राज्यसभा देखते हैं। ये सदन किस प्रकार का है? उच्च सदन है। ठीक है, ये उच्च सदन है। और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, निचला सदन बोलते हैं, और इसको ऊपरी सदन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेगा? इसके निर्वाचन मतलब इस राज्यसभा में जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन, राज्य विधानसभा के निर्वाचन, निर्वाचित जो भी सदस्य रहते हैं, जो निर्वाचित मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे, राज्य विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेंगे। और लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब आम जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो। जो संविधान का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1988 का, उसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 21 वर्ष से कहाँ तक ला दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। पहले ये नहीं हुआ करता था। जो संविधान संशोधन अधिनियम है 61वां, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, 61 के अनुसार ये किया गया। तो जब राज्यसभा, या हम कहें कि जब संसद हमारी बनी तो हमने राज्यसभा को क्यों लिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो ये सोचा कि हम संसद में लोकसभा बना देंगे। ठीक है, हम लोकसभा तो बना रहे हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगी, तो राज्यसभा क्यों बनाए? राज्यसभा इसलिए कि राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने राज्यसभा बनाया। जनता का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा कर रही है, एक राज्य, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। अब ये इसलिए जरूरी था क्योंकि संघीय व्यवस्था है, राज्यों को लेके चलना है। हमारा देश कैसा है? संघ है और उसमें राज्य भी हैं, मतलब राज्यों का एक संघ है हमारा देश। ठीक है, तो राज्यों को प्रतिनिधित्व देना था केंद्र में, इसके लिए हमने क्या किया? राज्यसभा बनाया। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इनको विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वही चुनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि राज्य में जिसका बहुमत होगा, जिस भी सरकार की बहुमत होगी, उसके सदस्य ज़्यादा होंगे, तो वो लोग भी अपने ही सदस्य को वोट देंगे। इससे क्या होगा कि राज्य में जो भी बहुमत दल, जो भी बहुमत है, जिसको साबित है बहुमत, वो ही लोग आएंगे केंद्र सरकार में, वो भी राज्यसभा में। तो इस प्रकार की बातें थी, इसलिए हमने राज्यसभा को रखा था। इसकी संरचना देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो 250 अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं, जो वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। ठीक है, इसमें अभी 245 और 250 में किस प्रकार से 238 सदस्य राज्यों से चुने जा सकते हैं अधिक से अधिक, लेकिन वर्तमान में 229 हमारे पास हैं। 4 जो हैं वो संघ राज्यों से हैं, इसी में 4, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाते हैं। हमने राष्ट्रपति जब बताया था तब भी हमने बता दिया था, ये बात है राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। संविधान में ऐसा प्रावधान है।
इसमें 552 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 250 है और 250 का डबल और कुछ और बढ़ा दीजिए 552 लगभग। ठीक है, 545 इसमें सदस्य वर्तमान में हैं, 530 राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, पूरे चुने जाते हैं, और संघ द्वारा अधिकतम 20 हो सकते हैं जिसमें से 13 चुन के आए। ठीक, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं लोकसभा में। संविधान में प्रावधान है ये मनोनीत, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मनोनीत करें। अभी ये जो मनोनयन का जो काम है 2020 तक है, इसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2020 में इसकी बात की गई है। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 2009 में, 95वां जो आया था 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 की बात थी, जिसमें हमने ये प्रावधान किया कि जो मनोनीत होने वाले जो सदस्य हैं उनको हम क्या करेंगे 2020 तक के लिए रखेंगे। ये उपबंध 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, पहले ये, उसके बाद ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो मनोनयन वाली बात है, तो ये जो अंतिम वर्ष ऐसा मान के चलिए। उसके बाद अगर लोकसभा इसे फिर से आगे बढ़ाने के लिए संशोधन कर देती है तो फिर आगे बढ़ सकता है, लेकिन वर्तमान में ये 2020 तक की ही बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अवधि, समय, जो समय काल होता है वो देखते हैं। जो राज्यसभा का समय है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 है, मतलब 1/3। अक्सर 2/3 और 1/3 में कन्फ्यूजन होता है, आपको ये याद रखना है। 1/3 जो है राज्यसभा के लिए जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अवधि 6 साल का होता है। लोकसभा में क्या होता है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले इसे भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। ठीक है, वो जो है राष्ट्रपति द्वारा करेंगे। वो किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। विघटन जो है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, राज्यसभा का विघटन बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी के पास कोई शक्ति नहीं, एक बार बन गया तो बन गया। ठीक है, लेकिन लोकसभा को प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री लिखित सिफारिश दे तभी ये हो सकता है कि राष्ट्रपति इसे भंग कर दे। इसमें आयु जो सदस्य होते हैं उनके लिए 30 वर्षों की होती है और यहाँ पे 25 वर्ष की, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमने इस प्रकार से रखी है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, मान लेते हैं हम कि वो लोकसभा के लिए भी चुनाव लड़ लिया और राज्यसभा के लिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हो सकती है, या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी लड़ाई लड़ लिया हो, चुनाव लड़ लिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या क्या प्रावधान उसमें किए जा सकते हैं उसको हम देख सकते हैं। कि कोई भी जो सदस्य है वो दोनों स्थान है, या लोकसभा या राज्यसभा, दोनों जगह एक नहीं चुना जा सकता। ठीक है, ऐसी स्थिति रहती है तो उसे 10 दिन के भीतर किसी एक स्थान को रिक्त करना होता है, चाहे वो राज्यसभा को कर दे या लोकसभा को कर दे। ठीक है, अगर वो स्थिति नहीं होती है तो उसे राज्यसभा की जो सीट है वो आपको खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर दोनों जगह से चुना गया हो तो 10 दिन के भीतर अपना चुन लेना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो राज्यसभा की जो सीट है स्वतः ही वो खाली हो जाएगी। ठीक, या ऐसा हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा हो और विधानसभा के लिए भी चुनाव लड़ लिया हो, मतलब केंद्र में उसमें संसद में भी आ गया हो और यहाँ भी आ गया विधानसभा में। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या होगा, वो चुन ले, या तो फिर क्या होगा उसके जो संसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, वो विधानसभा का ही बन के रह जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी बातें हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक सदस्य दोनों स्थानों के लिए चुनाव लड़ लिया हो और दोनों जगह से जीत गया हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे जल्द से जल्द अपना एक जहाँ से भी निर्वाचित हुआ है एक को त्यागपत्र देना पड़ेगा, एक से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटता तो दोनों उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में किए गए हैं। उसके हिसाब से हम आगे की बातें देखते हैं। आगे क्या क्या बातें हैं, जो इसके शपथ की पद्धति है, कुछ इस प्रकार से शपथ प्रतिज्ञा कैसी होगी वो देखते हैं। शपथ जो है राष्ट्रपति या चुने हुए सदस्यों के समक्ष लिया जाएगा, या तो राष्ट्रपति लेते हैं, राष्ट्रपति स्वयं उनके सामने होगा, या राष्ट्रपति किसी सदस्य को चुनाव कर ले उसके समक्ष ये किया जाएगा। ये राज्यसभा के लिए भी है और यह लोकसभा के लिए भी वर्णित है। पद त्याग कैसे देंगे, सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें देंगे, लोकसभा वाले लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है,
अगर ये नहीं होते तो इनके उपाध्यक्ष आप ये कर सकते हैं, ठीक। अनुपस्थिति, अगर 60 दिन तक लगातार आप अनुपस्थित रहते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, अगर 60 दिन तक लगातार उपस्थित रहते हैं तो सदस्यता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। इसे आपको ध्यान रखना है। ग्रहणपूर्ति किस प्रकार से होता है? अगर सदन में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आता है तो उसके वो काम जो प्रस्ताव है या उस पर काम तभी होगा जब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे, ठीक है। सदन में जितने सदस्य हैं मतलब कुल सदस्य, उसका 1/10 सदस्य अगर वहाँ होते हैं तभी वहाँ पे कार्य चालू होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ कुछ बातें हैं। इसके अलावा सदन में कुछ बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं। अब देखिए सदन में क्या होता है, एक कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सरकारी पद है और गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य होते हैं और गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य कौन होगा? जो सदन के अन्य सदस्य हैं सारे वो गैर सरकारी सदस्य हैं, और सरकारी सदस्य वो जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य है, मंत्री बना हुआ है, वो सरकारी हो गया, ठीक है। कैबिनेट मंत्री है अगर वो, तो वो सरकारी है। उसके अलावा जितने भी सदस्य चुन के आए वो गैर सरकारी हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रस्ताव, अलग अलग प्रस्ताव भी लाए जाते हैं। उन प्रस्तावों के आधार पर हम इसके देख सकते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये प्रस्ताव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। मैं साधारण से शब्दों में उसे बता देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रश्नकाल आता है, ठीक है। जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है, ठीक। कोई भी प्रश्नकाल होता है उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अपने सदस्यों के द्वारा। दूसरी बात होती है उसमें प्रश्नकाल हो जाने के बाद, अब प्रश्नकाल मौखिक रूप से भी पूछे जा कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब मंत्री जो होता है जिससे पूछे जाते हैं वो मौखिक रूप से भी दे सकता है, ठीक। इसके अलावा प्रश्नकाल हो गया। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, ठीक है। शून्यकाल में भी प्रश्न होते हैं, उसके बारे में उसका उत्तर देना, इस प्रकार के जवाबी काम जो होते हैं वो उस प्रकार से किए जाते हैं, वो हम। और प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल। उसके बाद जो अन्य हैं वो सभी नॉर्मली चलते रहते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का वेटेज नहीं रहता है तो उससे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें हमने संसद के समक्ष रखी है। अगले वीडियो में हम आपके सामने इसके अध्यक्ष और इससे संबंधित बातों को लेकर के आएंगे। उसी के साथ हम चलते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई का। इस हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, इसमें आपको PDF और करंट अफेयर जैसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, उसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो समाप्त होती है। जल्दी आपके सामने पेश होंगे किसी नए विषय के साथ। जय हिंद।